हाँ तो मेरे बच्चों गुड मॉर्निंग। मुझे उम्मीद है आप लोगों की इकोनॉमिक्स की तैयारी बेहतरीन तरीके से हो गई होगी। अगर नहीं हुई है, इस क्लास को अच्छे से देख लीजिए। मैं एक महत्वपूर्ण सेट लेकर के आया हूँ आप सबके से के लिए, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव देखेंगे और साथ साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इस क्लास को ध्यानपूर्वक तरीके से कर लीजिएगा। आपको आज के एग्जाम हॉल में यहाँ से डिट्टो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, इसलिए अच्छे तरह से सारे क्वेश्चंस को करते जाइएगा। तो पहला प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करते हैं? जब भी व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात होती है, एक इकाई का अध्ययन यानी व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है, सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया? तो भाई हमारे साधन सीमित होते हैं, हमारी आवश्यकता अनंत होती है, ये विचार आपका रॉबिन साहब ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत्पादन के इसमें से कौन से घटक हैं? उत्पादन के कौन कौन से साधन हैं? भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमी और तकनीक। तो यहां पर आपका तीनों का तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था? माइक्रो जो शब्द है सबसे पहले दिया गया था रैगनर फ्रिश के द्वारा। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, इसमें से कौन सा हमारा ये किस भाषा का शब्द है? तो माइक्रोज और मैक्रोज यानी व्यष्टि और समष्टि, ये दोनों का दोनों ग्रीक भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? तो भाई कौन सा अर्थशास्त्री कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? तो वो है आपका जेबी से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? तो अर्थव्यवस्था की तीन केंद्रीय समस्या होती है। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, या उत्पादन का वितरण कैसे हो? तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? यानी कौन सी अर्थव्यवस्था में प्राइवेट भी होता है और सरकार दोनों मिलकर के चलाते हैं, उसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत इसका बेस्ट एग्जांपल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिया जाता है? यानी कि कीमत को ध्यान में रख करके, तो कीमत के आधार पर प्यारे बच्चों निर्णय वो होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। उत्पादन संभावना वक्र का जो ढाल है प्यारे बच्चों, वो कैसा गिरता है? तो ये ऐसे होता है प्यारे बच्चों, ये आपका उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, उपभोक्ता का व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो कस्टमर यानी कंज्यूमर का यानी उपभोक्ता के व्यवहार का जो अध्ययन करते हैं, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र, और व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। गोसेन का पहला नियम कौन सा है प्यारे बच्चों? तो ध्यान रखिएगा, सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम, इसको गोसेन का पहला नियम कहते हैं। सम सीमांत उपयोगिता का नियम, इसको गोसेन का दूसरा नियम बोलते हैं। तो यहां पर आपका पहला नियम पूछा है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बजट रेखा क्या दर्शाती है? तो बजट जो रेखा है प्यारे बच्चों, ये दो वस्तुओं की कीमत को दिखाता है बजट रेखा, कि भाई ये जो दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु एक्स और एक वस्तु वाई, इसकी कितनी मात्रा आप खरीदने के लिए तैयार हैं, ये आपका मूल्य अनुपात को दिखाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उदासीनता वक्र की ढाल निम्नलिखित में से किससे मापी जाती है? तो उदासीनता वक्र जो होता है प्यारे बच्चों, ये ऐसे होता है इस ढाल का। ठीक, तो ये बढ़ती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर, या सीमांत रूपांतरण दर, या फिर आपका सीमांत प्रतिस्थापन की दर। तो ये सीमांत प्रतिस्थापन की दर से ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता में क्या होता है? तो प्रत्येक अगली इकाई से जो वस्तु की उपयोगिता सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है, वो हमारा घटता हुआ होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। सीमांत उपयोगिता हम कैसे निकालते हैं? सीमांत की बात हो रही है प्यारे बच्चों, तो सीमांत उपयोगिता किसको बोलते हैं? सीमांत यूटिलिटी का मतलब यानी मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एक अतिरिक्त वस्तु का उपयोग करने से एक अतिरिक्त मात्रा का, है ना, परिवर्तन, यानी कि मात्रा का उपयोग करने से जो टोटल यूटिलिटी है उसमें जो परिवर्तन आता है। तो डेल्टा टी यू बटे डेल्टा क्यू, डेल्टा टी यू बटे डेल्टा क्यू। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। उपयोगिता की माप की जा सकती है। तो उपयोगिता का माप कैसे किया जा सकता है? मुद्रा के द्वारा, उस वस्तुओं के विनिमय के द्वारा, वस्तु के वजन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा के द्वारा, ये आपका गणनावाचक सिद्धांत जो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल साहब ने दिया था, है ना, उनका ये कंसेप्ट है। उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया था? उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत हिक्स और एलन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत पूछेगा तो मार्शल बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आप सब किसी को हमने क्या कराया है? इकोनॉमिक्स का मास्टर क्लास भी करा दिया है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बैंक भी करा दिया है, इकोनॉमिक्स का आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन करा दिया है। ठीक है, तो आप लोग, मुझे उम्मीद है ये सारा चीज पहले से देख लिए होंगे अच्छे से।
ठीक है। और इन दोनों का पीडीएफ भी मिल गया होगा आप लोगों को। ये पीडीएफ मिल गया, कहां पर मिल गया प्यारे बच्चों आपको? उम्मीद क्लास एप्लीकेशन, तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ये आप लोग जो है पीडीएफ भी प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, वहां पर एग्जाम साथी बैच फ्री में दिया गया है आप सब किसी को। ठीक है, तो बात करते हैं अर्थशास्त्र में उपयोगिता का मतलब क्या है। उपयोगिता का आशय है प्यारे बच्चों आपका किसी वस्तु में आवश्यकता पूरी करने की क्षमता। अगला है कुल उपयोगिता। जब हमारा स्थिर हो जाती है तो कुल हमारा, तो सीमांत उपयोगिता क्या होता है? तो कुल उपयोगिता हमारा जब यहाँ पर स्थिर हो जाती है, अधिकतम हो जाती है, तो सीमांत उपयोगिता जो है हमारा प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या हो जाता है? शून्य हो जाती है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। मांग वक्र का सामान्य रूप से ढाल कैसा होता है? तो मांग वक्र का जो ढाल होता है प्यारे बच्चों, वो बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। कैसा होता है मांग वक्र का ढाल? ये आपका बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है और ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, मांग में कमी के निम्नलिखित में से कौन से कारण है? तो मांग में कमी का जो कारण है प्यारे बच्चों, आय में कमी। बिल्कुल, अगर आय कम है तो मांग में कमी हो जाएगा। खरीदने वालों की संख्या में कमी, बिल्कुल हो जाएगा मांग में कमी। उपभोक्ता की रुचि में कमी, भाई खरीदने की रुचि ही नहीं है, मन ही नहीं है, तो इससे क्या होता है? मांग में कमी हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और प्यारे बच्चों एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर आपका प्यारे बच्चों क्वेश्चन नहीं बने और ऑप्शन नंबर में आपका डी में प्यारे बच्चों आपका इनमें से सभी हो, तो 90% चांस है कि वही सही होगा। अगर आपका ऑप्शन नंबर सी में ए और बी दोनों या बी और सी दोनों इस तरह से जब भी रहेगा, तो 80% चांस है कि वही आपका सही होगा। ठीक है, तो जब ऐसी स्थिति में आ जाए कि भाई आपसे क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं हो रहा, आपको डाउट लग रहा है और इस तरह का ऑप्शन है, तो आप आराम से टिक लगा सकते हैं। ठीक, ऐसी वस्तु है जिसका एक दूसरे के बदले में प्रयोग करते हैं, एक दूसरे के बदले में, उसे स्थानापन्न वस्तु बोलते हैं प्यारे बच्चों। और जिसका साथ साथ प्रयोग करते हैं उसे पूरक वस्तु बोलते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। कॉफी के मूल्य में अगर वृद्धि होती तो चाय का मांग क्या होगा? अगर कॉफी का मूल्य बढ़ेगा प्यारे बच्चों, तो लोग कॉफी पीना छोड़ देगा, चाय पीना शुरू कर देगा, तो इससे चाय का जो मांग है वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कॉफी और चाय ये दोनों का दोनों स्थानापन्न वस्तु है जो एक दूसरे के बदले में प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मांग में निम्न में से स्थानापन्न वस्तु का कौन उदाहरण है? चाय और चीनी ये साथ साथ प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों। चाय बनाएंगे तो चीनी डालना ही पड़ेगा, मतलब पूरक वस्तु है। जूता एवं जुराब, यानी कि अगर आप शू ले रहे हैं तो मोजा लेना ही पड़ेगा पहनने के लिए, तो ये हो जाएगा पूरक वस्तु। कलम और स्याही, अगर कलम है तो उसमें इंक होगा ही होगा, मतलब ये दोनों साथ साथ प्रयोग करते हैं, पूरक वस्तु। चाय तथा कॉफी प्यारे बच्चों ये हमारा क्या है? स्थानापन्न वस्तु है। अगर चाय का कीमत बढ़ता है तो लोग चाय छोड़ देते हैं, कॉफी पीना शुरू कर देते हैं, स्थानापन्न वस्तु। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विलासिता वस्तु की मांग क्या है? विलासिता वस्तु की जो मांग है प्यारे बच्चों, अगर इसकी कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन हो जाता है प्यारे बच्चों, तो इसका जो मांग है इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है, यानी कि एक तरह से ये क्या होता है? अत्यधिक लोचदार होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इकाई से कम मांग की लोच को निम्नलिखित में से कौन व्यक्त करता है? प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ईडी बराबर अगर इन्फिनाइट, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ईडी बराबर इन्फिनाइट हो तो इसको बोलते हैं पूर्णतः लोचदार। अगर ईडी बराबर प्यारे बच्चों, ईडी बराबर हमारा जीरो हो जाए तो इसको बोलते हैं पूर्णतः बेलोचदार। अगर ईडी बराबर प्यारे बच्चों हमारा 1 हो तो इसको बोलते हैं इकाई के बराबर लोच। और ईडी हमारा 1 से ज्यादा हो तो इसको बोलते हैं इकाई से अधिक। और ईडी का मान 1 से कम हो तो इसको बोलते हैं इकाई से कम। ठीक, तो यहां पर कह रहा है कि इकाई से कम मांग की लोच, तो इकाई से कम मांग की लोच प्यारे बच्चों कौन सा होता है? आवश्यक वस्तु का जीरो के बराबर भी हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक जो रीति है ना, ये जो विधि है, इसका प्यारे बच्चों प्रतिपादन किसने किया था? मांग की लोच मापने का जो अनुपातिक किया आपका जो है कौन सा है ना, प्रतिशत जो रीति है, प्रोफेसर मार्शल। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मांग की लोच कितने प्रकार के होते हैं? मांग की लोच 5 प्रकार की 5 श्रेणियां होती हैं प्यारे बच्चों आपका, है ना। लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, पूर्णतः लोचदार, इकाई से अधिक, इकाई के बराबर, इकाई से कम। स्थानापन्न वस्तुओं की मांग की लोच क्या होती है? स्थानापन्न वस्तु की प्यारे बच्चों, जब एक वस्तु का कीमत बढ़ता है तो दूसरी वस्तु का मांग बढ़ जाता है, तो प्यारे बच्चों सीधा संबंध है, इसलिए धनात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि से एक्स वस्तु की मांग में कम ही हो जाती है तो एक्स वस्तु क्या है? अगर प्यारे बच्चों कोई कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसकी आय में वृद्धि हो रहा है, और वृद्धि आय में जब वृद्धि होता है तो एक्स वस्तु की जो मांग है ये कमी हो जाती है, मतलब ये वस्तु ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, यानी ये कम क्वालिटी वाला वस्तु है, यानी गिफन वस्तु है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मांग की कीमत लोच से क्या अभिप्राय है? मांग की कीमत लोच का मतलब होता है किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन होता है? तो उत्पादन फलन में जो उत्पादन होता है प्यारे बच्चों, ये उत्पादन के साधनों का, ए बी है ना, सी डी है ना, इन सब का क्या होता है, या उत्पादन के जो भी साधन है
है ना, भूमि है, पूंजी है, श्रम है, उद्यमी है, तकनीक है, इन सब का क्या होता है प्यारे बच्चों, फलन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है? तो दीर्घकालीन उत्पादन का जो फलन है प्यारे बच्चों, इसका संबंध किससे है? मांग के नियम से, उत्पत्ति वृद्धि नियम से, पैमाने के प्रतिफल या फिर मांग की लोच। तो याद रखिएगा, दीर्घकालीन उत्पादन का जो फलन है ये पैमाने के प्रतिफल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अल्पकालीन उत्पादन जो फलन है इसका संबंध परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से है। इस प्रश्न का आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम का संबंध किससे है? तो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम प्यारे बच्चों ये अल्पकाल से है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब औसत उत्पाद जब औसत उत्पाद एपी अधिकतम हो जाता है तो सीमांत उत्पादन क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, जब हमारा औसत उत्पाद अधिकतम हो जाती है तो जो सीमांत उत्पादन है प्यारे बच्चों, ये सीमांत उत्पादन ये दोनों बराबर हो जाते हैं। औसत प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्शन के बराबर हो जाता है, यानी एक दूसरे के समान हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, एक फर्म का उत्पादन फलन है, एक फर्म का उत्पादन जो फलन है प्यारे बच्चों, यानी कि इनपुट यानी जो आपके उत्पादन के साधन है और जो आउटपुट यानी उत्पादन की जो मात्रा है, उन दोनों का फलन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब 100 इकाई उत्पादन करने की कुल स्थिर लागत यानी कि पहले बच्चों टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, कुल स्थिर लागत 30 रुपया हो और उत्पादन की मात्रा कितना हो, 100 हो, और यहां पर कह रहा है औसत परिवर्तनशील लागत यानी एवीसी का मान 3 हो, तो कह रहा है कुल लागत का मान क्या होगा, टीसी का मान क्या होगा। अब टीसी का फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, टीसी बराबर होता है टीएफसी प्लस टीवीसी। अब यहां पर टीएफसी तो दिया हुआ है, टीवीसी दिया हुआ नहीं है, तो टीवीसी यहां से निकलेगा। टीवीसी बराबर होता है एवीसी गुना का क्यू। तो प्यारे बच्चों एवीसी का मान कितना है 3 और क्यू का मान कितना है 100। तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो यहां पर 300 हो गया, यहां पर 300 हो जाएगा आपका, और ये आपका 30 है, तो जोड़ दीजिए दोनों को, तो दोनों को जोड़िएगा तो 330 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है? तो जो औसत लागत वक्र है प्यारे बच्चों, औसत लागत वक्र है इसका जो आकार होता है यू आकार का होता है। कैसा होता है? यू आकार का, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की व्याख्या करना है। एसी का फॉर्मूला क्या होता है? तो एवरेज लागत यानी एवरेज जो कॉस्ट होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी एएफसी प्लस एवीसी होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में से किसको शामिल करते हैं? मौद्रिक लागत में प्यारे बच्चों अस्पष्ट लागतें, सामान्य लाभ और अस्पष्ट लागतें सबके सबको शामिल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हमारा एक स्थिर लागत नहीं है? ब्याज ये स्थिर लागत है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका स्थिर लागत में चला जाएगा। बीमा है ना, बीमे का प्रीमियम, भाई आप बीमा लिए, इंश्योरेंस किए हुए, तो ये भी आपको कंटिन्यू देना पड़ता है, स्थिर लागत है। फैक्ट्री का किराया ये स्थिर लागत है। लेकिन जो कच्चा माल है प्यारे बच्चों, इसकी मात्रा में आप परिवर्तन कर सकते हैं, यानी ये परिवर्तनशील लागत है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, एमआर प्रदर्शित करते हैं। जब भी एमआर यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू, तो मार्जिनल की जब भी बात होगी तो हमने क्या कहा, परिवर्तन, परिवर्तन को किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा से, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहां पर आपका दोनों जगह डेल्टा होना चाहिए, ऊपर में नीचे में भी, तो यहां पर दोनों जगह है, यानी इसका फॉर्मूला ऐसे बोल सकते हैं आप कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त मात्रा को बेचने से, एक अतिरिक्त मात्रा को बेचने से जो आपका टोटल रेवेन्यू है उसमें जो परिवर्तन आता है, इसी को कहते हैं प्यारे बच्चों सीमांत संप्राप्ति। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, किस बाजार में ए आर बराबर एम आर होता है? बाजार होता है कौन सा? ए आर बराबर एम आर बराबर वस्तु की कीमत पी, ये होता है आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। कौन सी बाजार? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, एंड आज के एग्जाम में आपको बहुत सारा क्वेश्चन आपको सीधा सीधा यहाँ से टकराने को मिलेगा प्यारे बच्चों, इसलिए इस क्लास को ध्यान से अच्छे से कर लीजिए सारा क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सही है? सही कथन की चुनाव करना है। औसत आगम और सीमांत आगम एक दूसरे के बराबर होता है। औसत आगम और सीमांत आगम दोनों बराबर होता है, बिल्कुल पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में बराबर होता है। औसत आगम रेखा कीमत रेखा एक ही जैसा है, बिल्कुल भाई, अभी तो हमने कहा औसत आगम बराबर सीमांत आगम बराबर वस्तु की कीमत पी, ये सब बराबर होते हैं भाई। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ए और बी दोनों बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट प्यारे बच्चों, एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है? एकाधिकारी प्रतियोगिता में कोई भी चीज स्थिर नहीं रहता है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में दोनों स्थिर रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, फर्म के संतुलन में होता है। फर्म के संतुलन में क्या होता है? तो फर्म का जब संतुलन होता है प्यारे बच्चों, तो वैसी स्थिति में जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है, सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर होता है। उत्पादक संतुलन की
निम्नलिखित में से कौन सी रीतियां हैं, है ना, उत्पादन संतुलन की? तो प्यारे बच्चों इसके लिए दो रीति है, दो परंपरा है। एक आपका कुल आगम और कुल लागत रीति, एक है सीमांत आगम और सीमांत लागत रीति। ऑप्शन नंबर सी और ए और बी दोनों बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक फर्म हानि की स्थिति में उत्पादन तब करता है जब, तो प्यारे बच्चों कोई भी व्यापारी, कोई भी उद्योग, है ना, हानि की स्थिति में कब उत्पादन करेगा? कि भाई उत्पादन पर जो परिवर्तनशील लागत है कम से कम उतना तो आ जाता हो, कम से कम, है ना। तो मूल्य जो है, कीमत है वस्तु का, वो औसत परिवर्तनशील लागत से ज्यादा होना चाहिए कम से कम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन है? वस्तु की पूर्ति का, तो प्यारे बच्चों वस्तु की कीमत, कीमत ज्यादा होगा तो पूर्ति ज्यादा, कीमत कम होगा तो पूर्ति कम, इसी को बोलते हैं पूर्ति का नियम। संबंधित वस्तु का कीमत बिल्कुल होगा, उत्पादन साधन की कीमत बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी के सभी पूर्ति को निर्धारित करते हैं। किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा उसकी कीमत के बीच कैसा संबंध होता है? तो भाई पूर्ति यानी सप्लाई और कीमत के बीच सीधा संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? सीधा। कि भाई जब आपका कीमत बढ़ेगा तो हमारा जो पूर्ति है वो भी बढ़ेगा, जब कीमत घटेगा तो पूर्ति घटेगा, यानी डायरेक्ट संबंध होता है, प्रत्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु की कीमत में 60% वृद्धि करते हैं, अगर किसी वस्तु की कीमत में 60% वृद्धि करते हैं तो इसके पूर्ति में 5% का वृद्धि हो जाता है, तो इसके लिए जो प्यारे बच्चों वस्तु की जो पूर्ति होगी कितनी होगी, क्या होगी प्यारे बच्चों? ई एस, है ना, पूर्ति की लोच। तो 5 कम 5, 5 बारे 60, यानी 1/12 हो जाएगा, है ना, बरपंचे 60। ठीक है, 1/12 प्यारे बच्चों निकालेगा इसको पॉइंट करके, पॉइंट के रूप में, तो कितना निकल जाएगा, है ना। यानी कि ये क्या है, 1/12 यानी 1 का 12वां भाग है, यानी कि 1 से छोटा है, यानी कि ये क्या है प्यारे बच्चों? बेलोचदार है। कैसे है? बेलोचदार। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है, बाजार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती है? बाजार होने के लिए एक क्षेत्र होना चाहिए, खरीदने वाला बेचने वाला होना चाहिए, या फिर वस्तु का एक कीमत होना चाहिए, ये सब के सब होना चाहिए बाजार के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाजार स्थित, है ना, बाजार स्थिति जिसमें एक विक्रेता होता है, केवल और केवल एक बेचने वाला, उसे एकाधिकारी बाजार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकाधिकारी बाजार। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, एकाधिकारी प्रतियोगिता का निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? एकाधिकारी जो प्रतियोगिता होता है मेरे बच्चों, इसकी विशेषता कौन सा है? विविधीकृत उत्पादन, विक्रय लागतें, बाजार का पूर्ण ज्ञान, ये सब के सब होता है आपका एकाधिकारी बाजार में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, किस बाजार में फर्म की मांग वक्र पूर्ण रूप से लोचदार होता है? पूर्ण रूप से लोचदार का मतलब हुआ ईडी इज इक्वल टू इनफिनाइट। ये होता है आपका प्यारे बच्चों पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आएगा एकाधिकारी बाजार में क्या होता है, तो एकाधिकारी बाजार में ईडी इज लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या होता है? ईडी इज ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका नेक्स्ट प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है? आपको हमने लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन करा दिया है प्यारे बच्चों, तो जो जो नहीं देखे हैं जल्दी से देख लीजिएगा एक बार, है ना। और ऑब्जेक्टिव के लिए और भी हमने क्लास कराया हुआ है, मास्टर क्लास देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता में ए आर और एम आर दोनों स्थिर रहता है। बिल्कुल सही बात है, ए आर, एम आर और वस्तु की कीमत पी, ये तीनों का तीनों स्थिर रहता है प्यारे बच्चों, बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार के बाजार संरचना में किसी वस्तु का एक और केवल एक विक्रेता यानी एक उत्पादक होता है? एक अधिकारी बाजार। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी फर्म किस प्रकार की वस्तु का उत्पादन करते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, यानी एक जैसी वस्तु बनाते हैं तब ना कंपटीशन ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। संतुलन कीमत के निर्धारक घटक कौन कौन से हैं? तो भाई वस्तु की कीमत के निर्धारक घटक में कौन कौन आते हैं? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, जहां पर मांग वक्र और जहां पर सप्लाई का वक्र एक दूसरे को काटते हैं तो यहीं पर निर्धारण होता है वस्तु का। तो यानी वस्तु का जो कीमत का निर्धारण होता है प्यारे बच्चों, वस्तु की कीमत का जो निर्धारण होता है यानी वस्तु की पूर्ति और वस्तु की मांग के द्वारा होता है, वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु की मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है, ये किसने कहा है? किसी भी वस्तु की जो मांग कीमत है ये मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां पर, तो कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां पर वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाता है, वहीं पर निर्धारित होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मांग में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? मांग में परिवर्तन, तो भाई अगर आपका आय में वृद्धि हो गया हो तो मांग में परिवर्तन हो जाएगा। संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन या जनसंख्या अगर वृद्धि हो गया हो तो भाई मांग ज्यादा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाजार मूल्य कहां पाया जाता है? एक होता है बाजार मूल्य, एक होता है सामान्य कीमत, सामान्य मूल्य। तो सामान्य मूल्य आपका दीर्घकालीन बाजार में पाया जाता है और ये जो बाजार कीमत है ये अल्पकालीन बाजार में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अति अल्पकाल में पूर्ति होगी, अति अल्पकाल में पूर्ति कैसी होती है? तो अति अल्पकाल में प्यारे बच्चों जो हमारा पूर्ति होता है ये पूर्ण रूप से बेलोजदार होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन है आपका, मांग आधिक्य की स्थिति होती है जब। तो मांग हमारा आधिक्य की स्थिति में कब होता है? तो जब प्यारे बच्चों जब हमारा डिमांड ज्यादा हो जाता है सप्लाई की तुलना में, इसे कहते हैं प्यारे बच्चों आपका मांग आधिक्य, यानी कि पूर्ति की तुलना में हमारा मांग क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, साधन कीमत निर्धारण के इसमें से कौन कौन से घटक हैं? तो साधन कीमत निर्धारण में प्यारे बच्चों लगान, मजदूरी, ब्याज, ये सब के सब आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं हैं? तो समष्टि अर्थशास्त्र में सीमाएं की बात करते हैं तो सामूहिक अर्थशास्त्रीय विरोधाभास, वैयक्तिक इकाइयों का अवहेलना, यानी कि प्यारे बच्चों ये दोनों का दोनों आ जाएगा, क्योंकि सामूहिक यानी कि समूह का अध्ययन करते हैं हम लोग समष्टि में, और प्यारे बच्चों एक व्यक्ति का हम लोग अवहेलना करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी दोनों आपका ए और बी दोनों बिल्कुल राइट हो जाएगा। रोजगार का सिद्धांत का संबंध किससे है? तो रोजगार का जो सिद्धांत का संबंध है प्यारे बच्चों, ये दिया था आपका किसने? जॉन मेनार्ड कीन्स ने, और ये आपका किस में आएगा? समष्टि अर्थशास्त्र में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र को आय और रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं? पूर्ण रोजगार का, समग्र कीमत स्तर का, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इन सभी टॉपिक का अध्ययन करते हैं समष्टि में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? मुद्रा की मात्रा बिल्कुल होगा, संपत्ति यानी धन होगा, गेहूं में रखा मात्रा बिल्कुल, ये सब के सब स्टॉक के अंतर्गत चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु नहीं है? राष्ट्रीय आय समष्टि अर्थशास्त्र में जाएगा, विदेशी विनिमय बिल्कुल जाएगा, सार्वजनिक खर्च सरकार के द्वारा किया गया खर्च ये आएगा, लेकिन आपका मांग का नियम ये व्यष्टि अर्थशास्त्र में आता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है, चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? चक्रीय प्रवाह दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रवाह, एक मौद्रिक प्रवाह। तो ये आपका दो प्रकार का, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है, प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? प्रवाह के अंतर्गत उपभोग, निवेश, आय, ये सब के सब आपका शामिल होगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह में संतुलन के लिए शर्त क्या है भाई? तो संतुलन के लिए प्यारे बच्चों शर्त है आपका सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये आपका होता है फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या बोलते हैं? साधन लागत मतलब फैक्टर कोस्ट पर जो हमारा एनएनपी होता है, एनएनपी एट फैक्टर कोस्ट, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों राष्ट्रीय आय, इसको बोलते हैं नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का बाजार कीमत को क्या बोलते हैं? इसी को सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, इसी को जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक अर्थव्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, ये सभी क्षेत्र आते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में भूमि, वन, खनन, ये सब के सब आपका प्राथमिक क्षेत्र में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। द्वितीयक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सेवाओं को शामिल करते हैं? द्वितीयक क्षेत्र में प्यारे बच्चों बीमा, ये तृतीयक क्षेत्र में चला जाएगा, व्यापार तृतीयक क्षेत्र में चला जाएगा, बैंकिंग तृतीयक क्षेत्र में, लेकिन जो निर्माण है मैन्युफैक्चरिंग, ये आपका प्यारे बच्चों द्वितीयक क्षेत्र में जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लाभ के निम्नलिखित में से कौन से घटक हैं? तो लाभ के अंतर्गत लाभांश, अवितरित लाभ, निगम लाभ कर, सभी प्रकार के लाभ आते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, वस्तु विनिमय प्रणाली के लाभ हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली के लाभ क्या है प्यारे बच्चों? ये सरल प्रणाली था, आपसी सहयोग पर वृद्धि, लोग एक दूसरे से मिलते थे, वस्तु का लेन देन करते थे, तो इससे आपसी सहयोग होता था। आर्थिक असमानता नहीं, मतलब यहाँ अमीर गरीब यहाँ पर ज्यादा नहीं था आपका। ऑप्शन नंबर डी ये सभी के सभी विशेषताएं बिल्कुल राइट हो जाएगा। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये कथन किसका है? तो भाई मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये प्रोफेसर हार्टल विदर्स ने दिया था। किसने कहा था? प्रोफेसर हार्टल विदर्स। और मुद्रा वह है जिसके चारों तरफ अर्थव्यवस्था चक्कर लगाती है, किसने कहा था? ये आपका अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था। मुद्रा के कार्य क्या है भाई? तो मुद्रा के कार्य है विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय, विनिमय का अस्थगित भुगतान, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है, इसमें से कौन हमारा विधिग्राह्य मुद्रा है? विधिग्राह्य मुद्रा मतलब लीगल टेंडर, जो सरकार के द्वारा कानूनी प्राप्त है, उसको बोलते हैं चलन मुद्रा। क्या बोलते हैं? प्रचलित मुद्रा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो 100 रुपया 500 रुपया का जो नोट है ना, ये सब आ जाएंगे। व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य कौन से हैं? तो व्यापारिक जो बैंक होते हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करते हैं, जैसे सीबीआई, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, ये सभी बैंक, तो ये आपका जमा स्वीकार करते हैं, है ना, लोन देते हैं लोगों को, साख निर्माण करते हैं, ये सभी के सभी काम। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। साख गुणक होता है, साख गुणक का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? के बराबर 1/CRR, ये होता है आपका साख गुणक का फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा।
क्वेश्चन है आपका, व्यापारिक बैंक क्या काम करते हैं? व्यापारिक बैंक नोट छापते हैं? नहीं भाई, आरबीआई नोट छापता है। ग्राहकों के जमा को स्वीकार करता है? बिल्कुल। ग्राहकों को लोन देता है? बिल्कुल। तो ये आपका बी और सी दोनों ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। केंद्रीय बैंक के द्वारा कौन सी मुद्रा छापी जाती है, जारी किया जाता है? केंद्रीय बैंक प्यारे बच्चों चलन मुद्रा जारी करता है, यानी कि है ना, जितने भी प्रकार के नोट है, 1 रुपए के नोट को छोड़ करके सभी नोटों को केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देश में कागजी नोट जारी करने का काम कौन करता है? तो जितने भी कागजी नोट है, 1 रुपए के नोट को छोड़ करके, वो केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई करता है। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1935 को हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 को हुआ था आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन साख नियंत्रण की एक गुणात्मक विधि है? गुणात्मक विधि में कौन आएगा? तो नकद कोष ये मात्रात्मक विधि है। उपभोक्ता साख नियंत्रण ये आपका प्यारे बच्चों गुणात्मक विधि है। बाकी खुले बाजार की क्रियाएं, उसके बाद बैंक दर, ये सब आपका मात्रात्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण कौन करता है? मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साख मुद्रा का विस्तार होता है जब, तो साख मुद्रा का विस्तार कब होता है प्यारे बच्चों? जब आरबीआई क्या करती है? सीआरआर को घटाती है। जब सीआरआर को कम करती है प्यारे बच्चों, तो इससे लोन सस्ता हो जाता है। जब लोन सस्ता हो जाता है प्यारे बच्चों, तो इससे मार्केट में पैसा आता है, मुद्रा का विस्तार होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नरसिम्हम समिति का संबंध किससे है? तो 1991 में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करने के लिए यह समिति बनाया गया था, नरसिम्हम समिति। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। सन 1980 में कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1980 में प्यारे बच्चों टोटल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। महामंदी का वर्ष क्या है? तो महामंदी का वर्ष पूछेगा तो 1929 में आया था। महामंदी का काल क्या है? 1929 से लेकर के 1933 तक है आपका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है, आय एवं उत्पादन के संतुलन स्तर पर सामूहिक मांग में वृद्धि होने पर किसमें वृद्धि होती है? अगर प्यारे बच्चों हमारा आय एवं उत्पादन के संतुलन स्तर पर हमारा मांग बढ़ेगा, जब डिमांड आएगा तो इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, उत्पादन होगा, लोगों का आय बढ़ेगा, ये सभी के सभी प्रभाव होंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जॉन मिनार्ड किन्स का जो गुणक सिद्धांत है, ये किसके बीच संबंध स्थापित करता है? तो गुणक सिद्धांत इसका कहता है कि भाई आपके आपके क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश में परिवर्तन होने से, निवेश में वृद्धि होने से आपके इनकम में कितना परिवर्तन आया, यही आपका कहता है प्यारे बच्चों कीन्स का गुणक सिद्धांत। तो यह आपका कहता है आय और निवेश के बीच संबंध। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। राजकोषीय नीति के अंतर्गत किसको शामिल करते हैं? राजकोषीय नीति के अंतर्गत सरकार के द्वारा किया गया खर्च, सरकार के द्वारा लगाया गया टैक्स और सरकार के द्वारा लिया गया ऋण, ये सब के सब आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्व प्राप्ति नहीं है? इसमें राजस्व प्राप्ति में कौन नहीं आएगा प्यारे बच्चों? ऋण की वसूली, विदेशी अनुदान, ले इसका आंसर ही दे दिया है, सार्वजनिक उपकरणों के लाभ या फिर संपत्ति कर। तो प्यारे बच्चों जितने भी प्रकार के टैक्स होते हैं ये राजस्व में जाएंगे, है ना। ये टैक्स हो गया आपका, सार्वजनिक उपकरणों के लाभ आपका, विदेशी अनुदान, ये सब चला जाएगा। लेकिन जो ऋण की वसूली है प्यारे बच्चों, ये आपका किस में चला जाएगा? ये आपका प्यारे बच्चों पूंजीगत प्राप्ति में चला जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस का प्यारे बच्चों। तो ये सारा शॉर्ट क्वेश्चन हमने आपको कराया हुआ है पहले से, और आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे हैं, जो हमने गेस क्वेश्चन दिया हुआ है, जल्दी से उम्मीद क्लास एप्लीकेशन में जाइएगा, जाकर के वहां पर एक बैच होगा एग्जाम साथी बैच, उसमें जाकर के देख लीजिएगा। वो पूरा का पूरा फ्री है, 1 रुपया चार्ज है। वहां पर कूपन कोड लगा दीजिएगा FREE फ्री, आपका फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साधन कीमत निर्धारण से क्या समझते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समझाइए। उपभोक्ता संतुलन की परिभाषा दीजिए। इच्छा और मांग में अंतर बताइए। मांग कब पूर्ण रूप से लोचदार होता है? उत्पादन के दो स्थिर साधन का मतलब क्या है? सीमांत लागत की परिभाषा दीजिए। कुल आगम कब घटना शुरू कर देता है? फर्म के संतुलन से क्या तात्पर्य है? पूर्ति का नियम किसको कहते हैं? पूर्ति की कीमत लोच का क्या मतलब है? पूर्ण प्रतियोगिता की दो विशेषता बताइए। बाजार संतुलन की कीमत की विवेचना कीजिए। व्युत्पन्न मांग किसको कहते हैं? व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। आय के प्रवाह को चक्रीय प्रवाह क्यों कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में दो अंतर बताइए। हस्तांतरण भुगतान क्या होता है? मुद्रा के दो गौण कार्य बताइए। अर्थव्यवस्था में साख निर्माण कौन करता है? खुले बाजार की कार्रवाई से आप क्या समझते हैं? प्रथम नरसिम्हम समिति की किन्हीं दो सिफारिश बताइए। समग्र मांग का अर्थ बताइए। कीन का बचत निवेश दृष्टिकोण क्या है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के रूप में निवेश गुणक का सूत्र बताइए। अवस्थितिक अंतराल की धारणा को स्पष्ट करें। बैंक दर नीति क्या है? प्रगतिशील कर किसको कहते हैं? स्थिर विनिमय दर क्या है?
है? व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं तो मांग के नियम के क्या अपवाद हैं, इसको समझाना है। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं? स्थिर एवं परिवर्तनशील जो लागत है इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। पूर्ति की लोच को मापने की अलग-अलग विधियां कौन सी है? बाजार मूल्य एवं सामान्य मूल्य में क्या संबंध होता है? भारतीय रिजर्व बैंक के क्या-क्या कार्य हैं? सरकारी बजट के उद्देश्य को बताइए और भुगतान शेष में घाटे के अभिप्राय को स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये सभी के सभी क्वेश्चंस थे, आप लोग जरूर कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं प्यारे बच्चों तो हमने आपको जो गेस क्वेश्चन दिए एक नजर में फटाफट देख लीजिएगा, फटाफट सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। और ये उम्मीद क्लासेस में मिल जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन वैसे भी हमने आपको कराया हुआ है, जाकर के देख लीजिएगा। एंड आई होप कि ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा और अच्छे तरीके से जाइए आप लोग प्यारे बच्चों एग्जाम देने के लिए, है ना। आप सब किसी को बेस्ट ऑफ लक कि आप लोगों का एग्जाम बहुत बेहतरीन जाए, मस्त एग्जाम जाए, ठीक है। जो भी चीजें आपको कराए हैं यहीं से आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए आप लोग अच्छी तरह से, सबको इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए सेशन को। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक आप सब किसी को।